हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही प्रॉब्लम नंबर 3.103। इसके अंदर वो कहता है कि नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वी नॉट फाइंड आउट करके दें। तो ये वी नॉट आपको साइड पे मेंशन हो नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इनको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो देखें, नोडल एनालिसिस में हमें नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। नोड अब कई टाइप्स के होते हैं, लाइक बाइनरी नोड होता है, हायर नोड होता है और सरफेस नोड होता है। बाइनरी नोड एक ऐसा पॉइंट यानी कि जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो, और हायर नोड जिसमें तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, और एक सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो पहले तो नोड ही आइडेंटिफाई करने होंगे। अब ज़रा गौर करें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। आपने हायर नोड ही कंसीडर करना और सरफेस नोड, बाइनरी नोड को कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। लेट्स से ये हमारा नोड 1 है, तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सेकंड नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तो ये मेरा V2 नोड हो गया। यहाँ पे V2 वोल्टेज मैंने ले लिए। अब ये एक बाइनरी नोड है, इसको अभी कंसिडर करने का फ़ायदा कौन है, इसको छोड़ दो अभी। उसके बाद यार ज़रा गौर कीजिएगा, वैसे मुझे बाइनरी नोड शायद कंसिडर करना पड़े, क्योंकि आप जो है ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैंने इसको कंसिडर ना किया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ, मुझे फिर आपको यार देखें, अभी मुझे यहाँ पे नोड इस वजह से लेना पड़ा है क्योंकि अदरवाइज़ आपको एक ऐसी ट्रिक में मैं ले जाऊँगा जिसमें आपको समझ नहीं आएगी। डैट्स वाई कभी कभार बाइनरी नोड कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है। अब जब ज़रूरी होता है तब हम कंसिडर करते हैं। देखें, ज़रूरी इस वजह से हुआ है क्योंकि मुझे वी नॉट के लिए इक्वेशन चाहिए होगी वोल्टेजेस की फॉर्म में। तो लिहाजा मैं यहाँ पे जब तक बाइनरी नोड नहीं कंसिडर करता तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये दो नोड्स के सेंटर में नहीं आ सकेगा। तो ये मैंने एक बाइनरी नोड इस दफ़ा ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने V3 के नाम से वोल्टेजेस रख लिया। अब नीचे देखो, एक पूरा सरफेस नोड है जहाँ पे चार वायर्स अटैच हो रही हैं। एक ये वायर आ रही है, एक ये वायर आ रही है, एक ये और एक ये, चार वायर्स। तो ये नीचे एक सरफेस नोड है जिसे हमने ग्राउंड कर देना, यानी इसके हर एक पॉइंट पे 0 वोल्ट है। ग्राउंड करने की वजह आप सभी जानते हैं, ग्राउंड ना किया हमने तो करंट फ्लो नहीं कर सकेगा सर्किट के अंदर। अब देखें V3 मैंने क्यों ऐड अप किया था, क्योंकि मुझे V नॉट की इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जो कि सॉरी करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट सोर्स से जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो वो इक्वेशन लिखने के लिए ही मुझे ये नोड बनाना पड़ा। अब देखें, थोड़ी देर के लिए आप इस रजिस्टर को अपने माइंड से निकाल दें। अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स ही लगा हुआ है, क्योंकि आप दोनों दोनों को एक जैसा ही कंसीडर करें। यहाँ पे रजिस्टर भी है, वोल्टेज सोर्स भी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस रजिस्टर को उतार के इसका वोल्टेज सोर्स लगा दें, क्योंकि बात तो एक ही है। तो लिहाजा यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। देखें, एक नोड नीचे ग्राउंड का लगा हुआ है क्योंकि ये दूसरा नोड ये है। इन दो नोड्स के साथ दरमियान में ये सोर्स लगा हुआ है, ऊपर है V3। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सुपर नोड की टेक्निक के अकॉर्डिंग इसके इक्वेशन लिखना चाहूँ, क्या बनेगी वी नॉट की। वी नॉट की इक्वेशन बनेगी वी नॉट इज इक्वल टू, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव वो वाले वोल्टेज माइनस में, यानी ये V3 के इक्वल है, ठीक है। इसी वजह से हमें ये कंसिडर करना पड़ा था। V2 से मैं बना ही नहीं था सकता क्योंकि उसके रास्ते में ये एक और रजिस्टर आ जाना था। अब ज़रा गौर करें, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और सुपर नोड आ गया हमारे क्वेश्चन के अंदर। सुपर नोड इस वजह से आया क्योंकि दो नोड्स के दरमियान में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स पाया जा रहा है। जब ऐसा होता है तो फिर हमारे पास सुपर नोड के अलावा कोई तरीका बचता ही नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा होने लगी है। ये देखें, इतना हमारे पास सुपर नोड है। हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि इस वायर की मैं ना करंट लिख नहीं था सकता अप्लाई KCL करने से। डैट्स वाई मैं इसकी जो करंट है या वोल्टेज है, जो भी इसका इफेक्ट है, वो पहले ही निकाल के साइड पे कर दूंगा। फिर ये सुपर नोड की बाउंड्री पे KCL लगेगा। तो देखें, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, वही चीज़, यानी जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल वो वाले वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल वो वाले वोल्टेज प्लस में, और इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू आ गई जो कि 12 है। अब देखें, अभी तक हमने देखा यहाँ पे जितने जितने नोट्स आपने बनाए होते हैं ना, उतने ही आपके कह लें वेरिएबल्स आने होते हैं आपकी इक्वेशन में। तो जब मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ तब मुझे जाके आगे इशू होगा अगर यहाँ पर मैंने V3 के लिए कुछ ना लिखा। अब यहाँ पे V3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप लिहाजा ये लिख सकते हैं 0 V3, यानी कि यहाँ पे V3 का कंपोनेंट 0 है, ठीक है। ये आपने मेंशन आउट खुद से करना होता है फिर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से मिलेगी, KCL अप्लाई करना होगा आपको सुपर नोड पे। आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट सुपर नोड। ठीक है जी, ये KCL लगने लगा सुपर नोड के ऊपर। तो देखें, ये सुपर नोड है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब ये वाली वायर आप रिमूव कर चुके हो क्योंकि इसका असर आपने निकाल के रख लिया है। इसका जितना भी इफेक्ट था सर्किट के ऊपर वो आपने एक इक्वेशन में लिख दिया। अब बस ये जो दूसरी वायर्स है ना इस नोड के घेरे में, वो आपने उन सब की करंट लिखनी है। KCL मींस किरचॉफ करंट लॉ। एक साइड पे आप एंटरिंग करंट्स लिखोगे, एक साइड पे लिविंग। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। किरचॉफ का कहना था जितना करंट एंटर करते हैं उतना ही लीव करता है इन आइडियल केस। तो एंट्रिंग करंट्स हमेशा बच्चों मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ और लिविंग यहाँ पे लिखता हूँ। देखें, इस ये जो फर्स्ट वायर है इसके घेरे में टोटल 4 वायर्स हैं। देखें, ये एक वायर हमने निकाल दी, ये और ये 2 और ये और 2, यानी 2 2 4 4 वायर्स। टोटल 5 थी लेकिन अब 4 रह गई हैं।
तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ। तो देखें ये एक एंटरिंग करंट है जो इसमें एंटर कर रहा है, लिहाजा इसको इस साइड पे लिखा जाएगा जो कि आ जाएगा V0/2K, ठीक है। उसके बाद अब इस वायर की करंट मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करंट को लीव करता हूँ, ओहम्स लॉ की मदद से इसकी इक्वेशन लिखूंगा। मैं यहाँ से करंट को लीव कर रहा हूँ, तो V1 में से करंट लीव कर रहा है, जिस नोड में से करंट लीव करता है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिखना होता है। तो अब यहाँ से करंट लीव करता हुआ 0 में एंटर हुआ, ग्राउंड टू यानी कि नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, तो V1 - 0 और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बटे में। अब V2 की बारी आती है। देखो पहले इस वायर की करंट लिखूंगा मैं, वो क्या आएगी, V2 - 0/1K, वही मतलब कि लीव करवाई मैंने करंट, V2 - 0/1K। अब इस वायर की बात करते हैं, तो इसकी भी मुझे करंट नहीं पता, तो मैं यहाँ से फिर से एक करंट लीव करवा देता हूँ, V2 माइनस, ये जाके V3 में एंटर होती है, तो V2 - V3/1K। अब इसका एलसीएम देखें, ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है इस इक्वेशन का, 2K, तो 2K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। तो देखें उससे क्या होगा, यहाँ पे जब 2 के ज़रब खाएगा, किलो किलो से कैंसिल, 2V1 ऊपर आ जाएगा। इन सब के साथ मतलब 2 ही मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि किलो किलो ही सिर्फ कट रहा होगा, तो 2K की वजह से ना यहाँ पे 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी यहाँ पे 2K से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2K से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी वही की चीज़ होगी। तो यहाँ पे 2V2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2V2 - 2V3। यहाँ पे जब 2 के ज़रब खाएगा तो देखो पूरे का पूरा 2K काट जाएगा, ये सिर्फ V0 रह जाएगा, और V0 आप देख सकते हैं V3 के इक्वल था। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन आप ज़रा बनाएं, पहले V1 का कंपोनेंट जो सिर्फ 2V1 है, अब V2 इकट्ठे करें, देखिए कितना बनता है, 4 V2। अब V3 की बात करूँ तो जैसा कि आपको मैंने बताया ये V3 ही है आपका V0। तो यहाँ पे अगर हम V0 को यहाँ पे ऐसे आपने मेंशन करना है, जैसा कि हम जानते हैं कि V0 V3 के इक्वल है, डैट्स वाई ये V3 हो गया। V3 यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस में हुआ, तो ये देखो -2V3 - V3, यानी कि हो गया टोटल -3V3 = 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के साथ आप चल रहे हैं, तो आपको 3/3 का मैट्रिक्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आप कहाँ से बनाओगे, इस नोड की मदद से। आप लिखोगे अप्लाई KCL एट नोड 3, तो मैं KCL डायरेक्ट अप्लाई करने लगूँ। 2 ही वायर्स हैं, देखो यहाँ पे मुझे दोनों की करंट नहीं पता, तो मैं वही काम करूँगा लीविंग वाला। यहाँ से करंट को लीव करवाया तो आ गया V3 माइनस, ये जाके V2 में एंटर हुआ, तो V3 - V2/1K। फिर नेक्स्ट ये नीचे वाली वायर है, तो V3 - 0/1K। लीविंग वाला ही सारा काम चलता है अननोन वायर में करंट मालूम करने का। तो सारी वायर्स कवर = 0। अब इसका एलसीएम देखें, 1K से ज़रब दिया, बटा पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें V1 नहीं है, तो V1 के लिए मैं मेंशन आउट कर दूंगा स्टार्टिंग में 0V1, यानी कि V1 का कंपोनेंट इसमें 0 है, ठीक है। फिर V2 का देखो एक ही कंपोनेंट बचा होगा जब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया होगा 1K के साथ, ठीक है, क्योंकि बटा बस समझो है ही नहीं अब, क्योंकि 1K सब के बटे में 1K वो सारा कट ऑफ हो गया। तो V2 हमारे पास क्या है, सिर्फ -V2 है, और V3 देखो एक V3 यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तो यानी ये हो गया टोटल 2V3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप इसको क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। ये देखें ये मैट्रिक्स फॉर्म में आने लगी हैं। ये मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता देता हूँ। वीडियो नंबर एग्जाम्पल 3.1 आपने देख लेनी है, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कैसे कैलकुलेटर की मदद से ये मैट्रिक्स सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो कांस्टेंट लिखे हैं वो लिख लेने हैं, -1, फिर 1, फिर 0। ऐसे ही इक्वेशन 2 के 2, 4, -3, फिर ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 के 0, -1 और 2। अब इनके वेरिएबल्स आपने लिख लेने हैं कॉलम वाइज। V1 है पहले नंबर पे, फिर V2 है, फिर V3 है। अब =2 में इनके =2 वाले नंबर जो कि फर्स्ट इक्वेशन का 12 था, सेकंड का देखें 0 है, थर्ड का भी 0 है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे मुझे वैल्यूज़ मिलती हैं। कैलकुलेटर पे मैं अभी सॉल्व करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने वैल्यूज़ आई हैं। मेरे पास V1 की वैल्यू है -6.67, ठीक है जी, -6.67 वोल्ट। V2 की वैल्यू आपके सामने है 5.3 वोल्ट आ रही है, यानी कि 5.33 लिख सकते हैं इसको। देन V3 की जो वैल्यू आई है वो है 2.67 वोल्ट। तो लिहाजा आपको पता है, जैसा कि हमने ये चीज़ पहले ही मालूम कर ली थी, V0 डायरेक्ट V3 के इक्वल है, तो लिहाजा यही वैल्यू है इसकी 2.67 वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।